नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। रूसी सेना के हमले के बाद खार्किव पड़ा सुनसान, लगभग 10,000 लोगों ने छोड़ा अपना घर। अपनों से ही घिरे इजरायली पीएम, गाजा युद्ध को लेकर मंत्री ने दिया अल्टीमेटम, संकट में नेतन्याहू की सरकार। चुनौतीपूर्ण स्थिति के बाद भी रूस और चीन के संबंध प्रगाढ़ हो रहे। रक्षा मंत्रालय ने चिनूक हेलीकॉप्टर का मॉडल गायब होने की खबरों को किया खारिज। व्हाट इज डेनियल रुइवॉक? 27 साल में बन पाया दुनिया का यह घातक हेलीकॉप्टर्स। कौन है जॉन बार्नेट और बोइंग के खिलाफ गवाही से पहले क्यों कर ली आत्महत्या? चलिए अब समाचार डिटेल में पढ़ते हैं। 10 मई को रूसी सेना द्वारा किए गए जमीनी हमले के बाद से यूक्रेन के उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र में लगभग 10,000 लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एएफपी को बताया कि वह हमला व्यापक हमले की पहली लहर हो सकती है। यूक्रेन के गवर्नर ओलेह सिनिहुबोव ने कहा कि लॉन्च के एक सप्ताह बाद कुल 907 लोगों को निकाला गया। अगला समाचार। गाजा में चल रहे युद्ध के बीच अब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को उसी की सरकार के कैबिनेट मंत्री ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है। इजरायली नेताओं के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है, जिसका कारण इजरायली युद्ध कैबिनेट के सदस्य बेनी गैट्स का सरकार से इस्तीफा देने की धमकी बना है। सीएनएन को रिपोर्ट के अनुसार 3 सप्ताह के भीतर गाजा में युद्ध के लिए एक नई योजना अपनाई जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री गैट्स ने चेतावनी देते हुए मांग की है कि कैबिनेट 8 जून तक हमास के खिलाफ युद्ध की योजना तैयार करे। अगला समाचार। रूस के राष्ट्रपति गुरुवार को चीन की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। बीजिंग यात्रा की पूर्व संध्या पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीनी मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि उनका शासन यूक्रेन संघर्ष पर बातचीत करने के लिए तैयार है। चीन को रूस का समर्थक माना जाता है। पुतिन ने शिन्हुआ न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि हम यूक्रेन संघर्ष पर बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन ऐसी बातचीत में हमारे सहित संघर्ष में शामिल सभी देशों के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि किसी भी बातचीत से यूक्रेन का क्षेत्रीय अखंडता की बहाली, रूसी सैनिकों की वापसी, सभी कैदियों की रिहाई, आक्रामकता के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए एक न्यायाधिकरण और यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी शामिल होनी चाहिए। अगला समाचार। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को उन खबरों को खारिज कर दिया कि 2020 में रक्षा प्रदर्शनी जो डेफ एक्सपो में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा लगाया गया चिनूक हेलीकॉप्टर का एक मॉडल गायब हो गया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ए भारत भूषण बाबू ने कहा कि डीआरडीओ ने कभी भी लखनऊ में हेलीकॉप्टर का कोई मॉडल नहीं लगाया। बाबू ने कहा, चिनूक बोइंग द्वारा बनाया गया है और डीआरडीओ ने कभी भी लखनऊ में हेलीकॉप्टर का कोई मॉडल नहीं लगाया है। डेफ एक्सपो 2020 में के आयोजन के दौरान कोई भी उत्पाद या मॉडल गायब नहीं हुआ। डीआरडीओ ने भी इन खबरों को भ्रामक बताया। उसने एक्स पर कहा कि ऐसी खबर चल रही है कि डीआरडीओ ने डेफ एक्सपो 2020 के दौरान लखनऊ में चिनूक हेलीकॉप्टर का मॉडल लगाया था, जो अभी गायब है। अगला समाचार। दुनिया में कई घातक हेलीकॉप्टर हैं, उन्हें अलग अलग देशों की आर्मी इस्तेमाल कर रही है। बीते दिनों हमने अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में जाना था। भारतीय सेना भी उन्हें यूज कर रही है और जल्द AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की नई खेप देश में आने वाली है। आज बात करेंगे डेनियल रुइवॉक लड़ाकू हेलीकॉप्टर की। इसे दुनिया के टॉप
10 घातक हेलीकॉप्टरों में माना जाता है। इसका डेवलपमेंट साल जो था वो 1984 में शुरू हुआ था, बहुत पहले। डैनियल रूइवॉक मूल रूप से साउथ अफ्रीका का हेलीकॉप्टर है। इसे डैनियल एविएशन नाम की कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। हेलीकॉप्टर भले साउथ अफ्रीकी ओरिजिन का है, पर इसका डिजाइन फ्रेंच एरोस्पातियाल SA-330 प्यूमा से प्रभावित है, जो कि एक फ्रेंच हेलीकॉप्टर है। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी और पार्ट्स भी फ्रांस पर ही निर्भर करते हैं। डैनियल रूइवॉक में 2 क्रू की जगह है। इसमें पायलट के अलावा वेपन सिस्टम ऑफिसर शामिल हैं। हेलीकॉप्टर की लेंथ 61 फीट और 5 इंच है। इसकी ऊंचाई 17 फीट है। बिना लोडिंग के यह 5730 किलो का है और कुल 8750 किलो वजन के साथ उड़ान भर सकता है। हेलीकॉप्टर की फ्यूल कैपेसिटी 1854 लीटर है। यह 278 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और रेंज 740 किलोमीटर है। यह समुद्र तल से 1525 मीटर तक ऊंचा उड़ सकता है। अगला समाचार, जॉन बार्नेट ने बोइंग में 30 वर्षों से अधिक काम किया था और 2017 में गुणवत्ता नियंत्रण इंजीनियर के रूप में वो सेवानिवृत्त हुए, यानी रिटायर हुए। उन्होंने 2019 में BBC से बात करते हुए बोइंग के 787 ड्रीम लाइनर जेट के उत्पादन में तेजी लाने को लेकर चिंता व्यक्त की थी। पुलिस ने कहा कि बोइंग में सुरक्षा और उत्पादन मानकों के बारे में चिंता जताने वाले विसल ब्लोअर जॉन बार्नेट सुसाइड ने आत्महत्या कर ली। CNN की रिपोर्ट के अनुसार 9 मार्च को अमेरिका के साउथ कैरोलिना में 62 वर्षीय जॉन बार्नेट अपने ट्रक के अंदर मृत मिले। रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी मौत की शुरुआती जांच चल रही थी, लेकिन उसे रोक दिया गया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि बार्नेट को एक कानूनी मामले में बोइंग यानी एरोस्पेस कंपनी के खिलाफ गवाही देनी थी, जिससे कंपनी द्वारा गैर कानूनी बदला लेने का आरोप लगाया गया था। हालांकि जब वह अदालत में गवाही देने नहीं पहुंचे तो पुलिस अधिकारियों ने उनको ढूंढना शुरू किया और उसी क्रम में उनका शव अपने ट्रक की ड्राइवर सीट पर मिला। रिपोर्ट में कहा गया, सिर पर बंदूक की गोली के घाव से संकेत मिलता है कि बार्नेट की मृत्यु आत्महत्या से हुई। धन्यवाद।